हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे हम फार्मूला सीट लेके आए हैं और इस पे हम फार्मूला सीट आज एक्सप्लेन करेंगे, फार्मूला करेंगे इसके सारे एक्सप्लेन। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में भी आता है, इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आता है वो आता है पहला टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर आता है एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मींस हर एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी होती है उसी को टेम्परेचर कहा जाता है। और टेम्परेचर को और थर्मोमेट्री में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है वो हम देखते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट में देखते हैं, सेल्सियस में देखते हैं और केल्विन में देखते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे उनका फॉर्मूला निकालते हैं, कि कैसे उनमें रिलेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसको स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट को आइस पॉइंट भी। तो पहले लिख लेना है हमको यहाँ पे 100, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट पे होता है और 373 केल्विन पे। ठीक है, अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट होता है जो, वो आता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस ग्राफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ग्राफ है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने सेल्सियस मान लिया और वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट मान लिया। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे ले लिया हमने इसका आइस पॉइंट, और यहाँ पे ले लिया हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ले लिया और आइस पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ऐसे ही यहाँ से यहाँ कोई ग्राफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ ये ग्राफ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सी और एफ कोई 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब ये सी और एफ एक्स में कितना ऊपर है, एक्स में है, एक्स में सी है और वाई में एफ है। ठीक है, वाई में एफ है। तो हम जो हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ से हम देखेंगे जो रेशियो ऑफ 2 साइड होगा वो सेम होगा। रेशियो जैसे f माइनस 32, एफ आ गया, f माइनस 32 ये वाली लेंथ अपॉन 212 माइनस 32 अपॉन ये पूरी लेंथ। ओके, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, मीन्स c माइनस 0, c माइनस 0, इधर को 0, यहाँ पे 0 है, c माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। ओके, 100 माइनस 0, तो इसमें जो कैलकुलेट करके आ जाता है वो आता है c/5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32/9। तो ये आता है, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। केल्विन और सेल्सियस में ऐसे ही निकाला जाता है। केल्विन अगर हमको किसी भी, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर रहे हैं, तो केल्विन में 0 इसकी वैल्यू रख देंगे और 273.15 केल्विन उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐसे निकालते हैं केल्विन और सेल्सियस में। अब आता है हमारे पास थर्मल एक्सपांसन। थर्मल एक्सपांसन आपने देखा होगा, बहुत जगह थर्मल एक्सपांसन होता है। थर्मल एक्सपांसन एक्चुअली होता है जब हीट बढ़ जाता है किसी चीज़ का, जैसे कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टर की का जब हीट बढ़ जाता है, जो कंडक्टर्स होते हैं और मेटल्स होते हैं, जो उनका जब हीट बढ़ जाता है तो उनका एक्सपांसन होने लगता है, उनका वो एक्सपैंड होने लगते हैं। जैसे इसका और भी एग्जांपल है, जैसे एनोलमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, कि जो जैसे ठंडी जगहों पे जब जो पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। वो इसलिए फटते हैं कि भाई पानी एक्सपेंड करता है जब उसका टेम्परेचर घटता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वैसे वैसे वो एक्सपेंड करने लगता है और फट जाता है। कुछ एक्सपेंड कम होने पे, वो तो वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो उसका एक्सपांशन बढ़ता है उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन। पहले में लीनियर एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि एक रॉड है, लीनियरली एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और टेम्परेचर T है। इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इसको हीट दी, और
इसका लेंथ हो गया चेंज डेल्टा एल, डेल्टा एल ये लेंथ बढ़ गया तो टोटल लेंथ होगी एल प्लस डेल्टा एल, और जो टेम्परेचर बढ़ाया था हमने वो बढ़ाया था डेल्टा टी, और टेम्परेचर तो बढ़ाया था लेकिन अभी इसका टेम्परेचर आ गया डेल्टा टी और बढ़ गया, तो टी प्लस डेल्टा टी इसका टेम्परेचर आ गया। तो जो डेल्टा एल बढ़ा कि कितना बढ़ा, तो वो आता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी, और अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, इसकी वैल्यू हर मेटल, हर चीज़ के लिए, हर एलिमेंट के लिए स्पेशल होती है, मतलब यूनिक होती है। ठीक है, मतलब एक निश्चित वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, जैसे स्टील के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे, स्टील का होता है 1.2 इंटू 10⁻⁵ सेल्सियस इनवर्स। ओके, सेल्सियस का जो इन्वर्स होगा वही आएगा, क्योंकि अल्फ़ा की जब यूनिट निकालेंगे तो एल और एल तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/T इधर जाएगा, तो 1/T मीन्स 1/सेल्सियस इज इक्वल्स टू सेल्सियस इनवर्स। ओके, अब जो एरिया एक्सपांशन है, एरिया एक्सपांशन में आता है कि कोई, जैसे क्या है, कोई मेटल की प्लेट टाइप की है, तो प्लेट तो 2D है, तो उसका जो एरिया बढ़ेगा वो कैसे, तो उसका जब जितना एरिया बढ़ता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बीटा डेल्टा टी। ठीक है, और बीटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। ओके, अब बीटा में जो आता है, बीटा और अल्फ़ा में है, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा। ओके, जैसे स्टील का है 1.2 इंटू 10⁻⁵ सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो जो एरिया एक्सपांशन होगा स्टील का वो होगा 2.4 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, अब आता है वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन की कितना वॉल्यूम बढ़ा, जैसे कोई हमारे पास कोन है, स्पीयर है, या फिर कोई भी क्यूब ले लो। ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, तो v इज इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी। ओके, वी गामा डेल्टा टी क्या होगा कि ये गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, और गामा और अल्फ़ा में है गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। ओके, अब आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के मास को, किसी वस्तु के टेम्परेचर को बढ़ाने में कितनी हीट लगती है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जूल पर ग्राम सेल्सियस। ओके, इसका मतलब ये है कि जो 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.2 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब एक आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस टाइम यहाँ पे मोल आ जाता है, और उसमें मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमाउंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन। ओके, अब आता है हमारे पास लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है कि भाई जब कोई भी वस्तु है, जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है, जैसे वाटर है, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, या वाटर आइस से वाटर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो उस टाइम जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, उस टाइम उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट इज इक्वल्स टू Q बाई एम। ओके, लेटेंट हीट L इज इक्वल्स टू Q बाई एम। Q इज़ द हीट एंड M इज़ मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब आता है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू हीट क्या हो रही है, हीट पास हो रही है, मीन उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मतलब कोलिजन के थ्रू पास कर रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, और तब आगे को एनर्जी पास कर रहे हैं। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, खुद जो सबस्टेंस होता है वही चल के जाता है। सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो जाएंगे, जैसे हम पानी गर्म करते हैं, तो जब वो बॉयल होने लगता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ऊपर की ओर उठने लगते हैं, वो भी हीट ले जाते हैं अपनी तरफ, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। ओके, रेडिएशन का मतलब होता है जैसे सन से अर्थ पे रेडिएशन के ही थ्रू आता है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसमें हीट के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, हीट के ट्रांसफ़र के लिए, तो उसको कहते हैं रेडिएशन। अब आता है कंडक्शन आता है इसमें, तो कंडक्शन आता है हीट ट्रांसफ़र बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन के द्वारा जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी, जैसे इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो एक दूसरे से टकराएंगे, जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे तो आगे क्या होगी, पास होगी हीट। ठीक है,
और टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हमने कोई रॉड ले लिया और रॉड का जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए, टेम्परेचर इस एंड का T1, इस एंड का T2, और जो इसकी लेंथ है वो L, और T टाइम तक हमने इसमें हीट फ्लो कराई, ओके। T टाइम तक हीट फ्लो कराई तो हीट इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू वो आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी, और T1 माइनस T2 इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मीन्स जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगी आगे की ओर, ठीक है, यहाँ से यहाँ की ओर। और हम ये मान के चल रहे हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, लेकिन आप इस बात को याद रखना कि यहाँ T1 ग्रेटर देन T2, क्योंकि हॉट से कोल्ड की ओर जाएगा ना, हीट ट्रांसफ़र हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर, हॉट से कोल्ड की ओर होगी, ठीक है। अब आता है Q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स जितना ज़्यादा लेंथ होगी, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी हीट का ट्रांसफ़र उतना ही कम होगा, मीन्स इसकी लेंथ में अगर और बढ़ा दूँ तो हीट ट्रांसफ़र उतना कम होने लगेगा। और Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब होता है कि जो हीट होगा वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, जितने टाइम तक हम हीट फ्लो कराएंगे जितना टाइम उसको देंगे हम उतनी ही हीट फ्लो होगी, मीन्स जितनी टाइम तक हीट फ्लो कराएंगे उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी उसमें से, जितना टाइम तक रखेंगे, ठीक है। अब जो आता है इन सबको कंबाइन करके एक फार्मूला बनता है, ये सब एक्सपेरिमेंट से निकाली गई वैल्यूज़ हैं, ओके। तो इनको निकाल के जो आता है वो आता है Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बोल रहा हूँ मैं, T1 माइनस T2 को, के ए डेल्टा टी इंटू टाइम T अपॉन L। व्हाट इज़ के? के का मतलब होता है के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट फॉर मटेरियल, ओके। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है के होती है वो, ठीक है, कंडक्टिविटी, और ये हर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट वैल्यू लेके आता है, ठीक है। और इसकी जो कॉमन यूनिट है वो है कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड सेल्सियस, ओके। और जो यूनिट होती है वो के की यूनिट निकाल रहे हैं हम, के की यूनिट निकाल रहे हैं, अभी इसकी यूनिट बताई थी यहाँ पे, और के की यूनिट आती है, के की यूनिट आती है अपने पास जूल पर मीटर सेकेंड सेल्सियस, ओके। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट आता है हीट करंट। हीट करंट क्या है? हीट हमारे पास क्या था? हीट था हमारे पास के ए डेल्टा टी इंटू टी बाई एल, इतना था हमारे पास हीट था क्यू। अब हीट करंट का मतलब क्या होता है? हीट करंट का मतलब अपॉन टाइम, मतलब जितने टाइम में वो क्यू बराबर आई टी होता ना, क्यू बराबर आई इंटू टी, तो क्यू बाई टी इज़ आई, जैसे वहाँ होता है, जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है ऐसे ही यहाँ पे हीट करंट होता है, और ऐसे ही फॉर्मूले यहाँ पे भी लगते हैं सेम टू सेम, ठीक है। तो हीट करंट इज़ बाई टी कर देंगे, मतलब हीट पर यूनिट टाइम, हीट इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू टी से टी कैंसिल हो गया, और के ए डेल्टा टी बाई एल आ जाएगा हीट करंट की वैल्यू। अब हम यहाँ पे एनालॉगी करेंगे। एनालॉगी का मतलब होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इनमें रिलेशन ये जैसे रोटेशनल मोशन में होता था, इनमें रिलेशन नहीं है कोई भी, लेकिन इनमें एनालॉगी है, सेम टू सेम ऐसी जैसे फॉर्मूले वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में लगते हैं, वैसे ही जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम टू सेम इसमें भी लगते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आई होता है, ओके, और हीट करंट हमारे पास एच होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज टी, और चेंज इन टेम्परेचर इज टी डेल्टा टी। अब जो हीट करंट का वैल्यू आता है वो आता है के ए डेल्टा टी बाई एल, और आई जो करंट का वैल्यू आता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आता है डेल्टा वी बाई आर ई, मीन्स रजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो रजिस्टेंस आता है, तो यहाँ पे हम इसको इसी टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये के ए यहाँ नीचे चला गया तो एल अपॉन के ए आ गया, तो डेल्टा टी बाई एल अपॉन के ए, तो एल अपॉन के इज़ थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? एल अपॉन के ए। तो आज से थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई एल अपॉन के ए, ओके। अब चलते हैं आगे। अब जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर में से जब हीट फ्लो हो रही तो कभी कभी हमको सीरीज कॉम्बिनेशन और कभी कभी हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो जैसे दो कंडक्टर ले लिया हमने, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम है, ओके। तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और हमने जिस एक की थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और दूसरे की है K2, इस एंड का से हीट फ्लो हो रही है H1, यहाँ से H2 मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो है थीटा, और यहाँ पे
जो टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे टेम्परेचर T2। ओके, अब हमने इन सबको कंबाइन करके एक नया कंडक्टर बना दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। तो L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, इन दोनों की लेंथ को जोड़ के। ओके, और जो हीट होगी, जितनी हीट यहाँ से फ्लो करेगी उतनी हीट यहाँ से भी फ्लो करेगी। H1 इज इक्वल्स टू H2। क्यों? इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी स्टेट क्या होता है। भाई स्टडी स्टेट में है ये। सबसे पहले तो स्टडी स्टेट का मतलब है कि जितनी हीट यहाँ से जा रही है उतनी हीट यहाँ से भी वापस आ रही है। ये कैसा है कि ये कोई कंडक्टर है। ओके, मैंने इसमें इसका T टेम्परेचर है और मैं इसमें हीट दे रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट में इसमें हीट दूंगा, पहले मैं जब हीट दूंगा तो पहले क्या होगा कि जितनी हीट यहाँ जाएगी थोड़ा इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, तो ये हीट लेगा। तो जब ये हीट लेगा तो जितनी हीट यहाँ से फ्लो कराऊंगा उतनी हीट नहीं आ पाएगी, कुछ हीट ये एब्जॉर्व कर लेगा। बाद में जब इसका हीट बढ़ जाएगा, जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, जब जितनी हीट ये एब्जॉर्व कर सकता था उतनी कर ली जब इसने, उसके बाद मैं इसमें से इस एंड से जितनी हीट पास कराऊंगा उतनी हीट यहाँ से भी पास हो जाएगी। ओके, तो उसको कहते हैं स्टडी स्टेट। तो ये सब स्टडी स्टेट में हो रहा है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला आता है आर ई इज इक्वल्स टू सेम रेजिस्टेंस का जैसा फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। आर ई की वैल्यू रख दो L अपॉन के ई ए इज इक्वल्स टू L1 अपॉन के ई A1, A1 भी नहीं, ए के ई ए प्लस L2 अपॉन के ई ए, और ए कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। और जो के ई की वैल्यू आ गई वो L1 प्लस L2 अपॉन जो L आ गया, L की वैल्यू L1 प्लस L2 रख दी, L1 प्लस L2 अपॉन L1 K1 प्लस L2 K2। ओके, और H1 इज इक्वल्स टू H2 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्टडी स्टेट में। अब नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर में आता है कि दो कंडक्टर हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और A2 है, अलग अलग है, और एक में से हीट फ्लो हो रही है H1 और दूसरे से हीट फ्लो हो रही है A2। पहले का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K1 और दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी है K2। पहले की K1 और दूसरे की K2। ओके, अब जो इसका फॉर्मूला आता है और H की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार हमने इनको कंबाइन करके एक पूरा बना दिया, ठीक है। और जो H की वैल्यू, तो टोटल हीट मान ली H, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी H1 प्लस H2, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होके जा रहे हैं। और जो A की वैल्यू हो जाएगी वो भी A1 प्लस A2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस का जैसा फॉर्मूला आता है 1 अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर ई 1 अपॉन इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो के ई, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे कैलकुलेट करने पे K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, K1 A1 अपॉन K2 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, इतनी आ जाती है वैल्यू। अब हमारे पास आता है रेडिएशन आ जाता है, ठीक है। रेडिएशन का मतलब होता है कि जो भाई हीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मीडियम की रिक्वायर्ड तो नहीं होती है, मतलब मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होगी, ये वैक्यूम से भी चल के आ जाता है, ठीक है। जैसे सन से अर्थ पे आ रहा है तो इंफ्रारेड हो गया और अल्ट्रावायलेट रेज होगी, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पे डिपेंड करता है भाई, चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। और एक बार अगर वो एक ऑसिलेशन करा ले तो फिर वो पूरा चलता रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उस टाइम एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री में होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये हो गया डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज आती है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या कहती है, जो ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, हर बॉडी हर टेम्परेचर पे कोई ना कोई रेडिएशन इमिट करती है, चाहे कोई भी बॉडी हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। और ऑल बॉडी एब्जॉर्ब्ड हीट रेडिएशन, और हर बॉडी ही हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है फॉलिंग ऑन इट एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे जितनी रेडिएशन इसमें पड़ती है उसको भी एब्जॉर्ब करती है, कुछ इमिट भी करती है, ठीक है, इमिट भी करती है, इमिशन भी होता है, और जो रेडिएट होती है उनको एब्जॉर्ब भी करती है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन भी होता है, ठीक है। हर बॉडी इमिट भी करती है और कुछ रिफ्लेक्ट भी करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो बॉडी क्या रहेगी, सराउंडिंग से हीट लेगी, उस केस में टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और बॉडी क्या होगी, टेम्परेचर लेगी
उस टाइम बॉडी जो हीट लेगी वो लेगी सराउंडिंग से। अब एक बार सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बॉडी अपनी हीट सराउंडिंग को देना चाहेगी, क्योंकि बराबर करनी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगा, तो हॉट से कोल्ड यहाँ जाएगा, तो उस टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कम होगा। अब अब आता है सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होता है कि भाई सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर अगर बॉडी का टेम्परेचर आ गया तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन उसका बराबर हो जाएगा, मतलब उतना ही इमिट करेगी हीट को, उतनी ही एब्जॉर्ब भी करेगी, या तो ऐसा भी मान सकते हो, ना ही इमिट करेगी ना ही एब्जॉर्ब करेगी, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बी कांस्टेंट। और यहाँ पे जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तब क्या होगा, इमिशन ज़्यादा होगा और रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कम होगा। और जिस टाइम एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा इमिशन होगा, यहाँ पे जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर कम है, तब एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी विल बी ग्रेटर देन इमिशन ऑफ बॉडी। अब आता है इमिसिव पावर। व्हाट इज़ इमिसिव पावर, मीन्स कैसे इमिट करती है कोई चीज़ किसी को। तो जैसे Q है हीट, तो Q डिपेंड करता है एरिया पे, टाइम पे, और Q इज इक्वल्स टू EAT, एरिया टाइम इंटू E इज़ इमिसिव पावर। ओके, इमिसिव पावर माने कितना इमिट करती है। जैसे E फॉर लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ के लिए मतलब एक स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है। जैसे 800 रेडिएशन पे एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स वेवलेंथ है, ठीक है। तो जो इसका इमिशन पावर और लैम्डा इज इक्वल्स टू वाई है 200 रेडिएशन पे, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई जो इमिसिव पावर है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग, जो जैसे जैसे इमिसिव पावर बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी का जो हीट होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। अब आता है एब्जॉर्ब, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से E की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू QA/T। इसका जो यूनिट होता है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, क्योंकि जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, वॉट लिखते हैं। एब्जॉर्बिव पावर, एब्जॉर्बिव पावर का मतलब होता है कि कितना एब्जॉर्ब करती है। जैसे एक कोई बॉडी है, मैंने इस पर 100 रेडिएशन डाल दी और इसने 60 एब्जॉर्ब की, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 60% हो गया ना। तो जो इसकी एब्जॉर्बिव पावर होगी वो 60/100 हो जाएगी, मीन्स 0.6 इसकी एब्जॉर्बिव पावर होगी। तो इसका जो फॉर्मूला आता होता है हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी अपॉन हीट इंक्रीज्ड बाय इंसिडेंट ऑन बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। अब आता है हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज इक्वल्स टू, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी कितनी हो जाएगी, A इंटू एब्जॉर्बिव पावर इंटू हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी। अब A जो होता है वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे। जो एब्जॉर्बिव पावर हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे करेगा डिपेंड। क्यों करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कैसा भी हो सकता है, क्या पता हो ब्लैक बॉडी हो, क्या पता हो ब्लैक बॉडी ना भी हो। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि जितनी उसको मैंने हीट दी, जितनी मैंने ब्लैक बॉडी को हीट दी, जितनी मैंने उस पर रेडिएशन गिराई, उतनी ही रेडिएशन उसने एब्जॉर्व कर ली, बिल्कुल भी इमिशन, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं